नमस्कार। संचार पर आधारित इस श्रृंखला की छठी प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौखिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन। हम हर दिन न जाने कितने शब्द बोलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं, पर क्या हम वास्तव में सच्चे अर्थों में संवाद कर रहे होते हैं? इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर शब्दों का आदान प्रदान किस प्रकार एक सार्थक संचार बनता है। अक्सर हम इसे केवल बोलने की क्रिया मान लेते हैं, पर सच तो यह है कि प्रभावी संचार इससे कहीं अधिक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। तो चलिए इस रोचक विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम इस पूर्ण विषय को 6 भागों में समझेंगे। पहला, मौखिक संप्रेषण क्या है। दूसरा, प्रभावी संचार के मुख्य तत्व। तीसरा, शब्दावली और श्रवण कौशल। चौथा, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। पांचवा, संचार में आने वाली बाधाएं। और अंत में इसका समग्र महत्व। तो बढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर। मौखिक संप्रेषण आखिर क्या है? जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह शब्दों को केवल उच्चारित करने से कहीं आगे की बात है। इस संदर्भ में विद्वान रॉजर्स और किनकेड की परिभाषा अत्यंत सटीक है। उनके अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभागी आपस में जानकारी का निर्माण और साझा करते हैं ताकि एक आपसी समझ तक पहुंचा जा सके। यहां सबसे ध्यान देने योग्य बात है आपसी समझ। संचार का मूल लक्ष्य केवल बोलना नहीं है। कल्पना कीजिए, एक शिक्षक कक्षा में लगातार बोल रहे हैं, विषय समझा रहे हैं, किंतु छात्र पूरी तरह भ्रमित हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में बोलने की भौतिक क्रिया तो अवश्य हुई, परंतु प्रभावी संप्रेषण शून्य ही रहा। संप्रेषण तभी पूर्ण होता है जब सुनने वाला ठीक वही अर्थ समझे जो बोलने वाले का उद्देश्य था। शब्द तो केवल एक माध्यम है, उनके भीतर छिपा अर्थ ही संचार की वास्तविक आत्मा है। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, प्रभावी संचार के तत्व। आइए देखते हैं कि एक संदेश अपनी यात्रा किस प्रकार तय करता है। शैनन वेवर और बेरलो के प्रसिद्ध संचार मॉडल इस पूरी प्रक्रिया को एक रैखिक परंतु जटिल यात्रा के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, इस यात्रा में सबसे पहले जानकारी का एक स्रोत होता है। वहां से एक संदेश बनता है जो एक माध्यम यानी चैनल के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। पर बेरलो हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। वह यह है कि इस यात्रा की सफलता पूरी तरह यांत्रिक नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का संचार कौशल कैसा है, उनका दृष्टिकोण क्या है और उनकी सांस्कृतिक जागरूकता कितनी है। यदि इनमें से किसी एक स्तर पर भी असंतुलन आ जाए तो प्रेषक का मूल विचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह अपना अर्थ खो सकता है। अब इस उदाहरण को देखिए। स्वर यानी टोन संचार का पूरा रूप कैसे बदल देता है। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लेते हैं, यह ठीक है। यदि आप इसे शांति और सौम्यता से कहते हैं तो यह आपकी सहमति दर्शाता है। परंतु यदि इसी वाक्य को कर्कश आवाज, तीखे तेवर या क्रोध के साथ कहा जाए तो वही शब्द असंतोष और चिढ़ का प्रतीक बन जाते हैं। विद्वान डेविटो इस पर कहते हैं कि संचार के मुख्य रूप से 2 आयाम होते हैं। पहला, विषय वस्तु आयाम, जिसमें आपके शब्द आते हैं, और दूसरा, संबंध आयाम, जो आपके स्वर से व्यक्त होता है। आप खुद सोचिए, एक कर्कश स्वर वर्षों के बनाए संबंधों को क्षण भर में नष्ट कर सकता है, जबकि एक शांत और सौम्य स्वर असहमति होने पर भी आपसी सामंजस्य बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त बेरलो ने संदेश की संरचना पर अत्यधिक बल दिया है, विशेषकर स्पष्टता पर। चलिए कार्यस्थल का एक उदाहरण देखते हैं। यदि एक प्रबंधक अपने कर्मचारी से कहे, यह कार्य जल्दी पूरा करें, तो यह निर्देश अत्यंत अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि जल्दी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। किसी के लिए जल्दी का अर्थ अगला 1 घंटा हो सकता है, तो किसी के लिए अगला दिन। इसके विपरीत यदि कहा जाए, कृपया यह रिपोर्ट आज शाम 4 बजे तक पूरी करें, तो यह एक अत्यंत सटीक और स्पष्ट संदेश है। अस्पष्ट भाषा हमेशा भ्रम उत्पन्न करती है और कार्य में विलंब लाते हैं, जबकि स्पष्ट और क्रमबद्ध निर्देश सामंजस्य और तेजी विकसित करते हैं। तीसरे खंड में हम जानेंगे शब्दावली, उच्चारण और श्रवण के विषय में। एक वक्ता के शब्दों का चयन और सुनने की क्षमता कितनी आवश्यक है, आइए इस पर विचार करते हैं। शब्दावली का चुनाव सामने वाले की भावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यदि किसी को सीधे सीधे कहा जाए, आप बिल्कुल गलत हैं, तो यह अत्यंत कठोर, नकारात्मक और अपमानजनक प्रतीत होता है। इससे सामने वाला व्यक्ति आक्रामक हो सकता है या अपना बचाव करने लगता है। वहीं यदि थोड़ी सौम्य भाषा में कहा जाए, इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो यह अधिक सकारात्मक और निर्माणकारी लगता है। संचार का मूल लक्ष्य आपसी समझ स्थापित करना है,
और इसके लिए श्रोता की भावनात्मक स्थिति और ज्ञान के स्तर का आदर करना बहुत आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखें, कठोर शब्द संवाद कांत कर देते हैं, जबकि सौम्य शब्द नए विचारों और समाधानों को आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही स्पष्ट उच्चारण, संतुलित गति, स्वर पर नियंत्रण और अनुकूल विराम, ये सभी प्रभावी प्रस्तुति के मुख्य आधार स्तंभ हैं। शैनन और वीवर ने शोर या नॉइज की जो धारणा दी थी, वो यहाँ पूरी तरह लागू होती है। यदि आपके शब्द अस्पष्ट हैं, आवाज़ बहुत धीमी है या बोलने की गति इतनी तेज़ है कि समझ से परे हो, तो ये सभी बातें शोर बनकर आपके संदेश को नष्ट कर देती हैं। वक्ता चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसकी प्रस्तुति में ठहराव और स्पष्टता नहीं है, तो उसका संप्रेषण विफल होना निश्चित है। कभी कभी उचित स्थान पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली साबित होता है। यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि मौखिक संप्रेषण कभी भी एक तरफा भाषण नहीं होता। हार्गी की परिभाषा हमें उत्तरदायित्व या प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता सिखाती है। आम बोलचाल में इसे माहौल को पढ़ना कह सकते हैं। एक कुशल वक्ता नियमित रूप से यह देखता रहता है कि उसके श्रोता भ्रमित तो नहीं है, क्या उनकी रुचि अभी भी बनी हुई है, उनके चेहरे पर क्या भाव है। श्रैम और हार्गी दोनों विद्वान यह मानते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनने, दूसरे को बोलने का अवसर देने और सामने वाले की भावनाओं को समझने के बिना संचार हमेशा अधूरा रहता है। सच तो यह है कि संचार में सुनना उतना ही अनिवार्य है जितना कि बोलना। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, जो है दैनिक जीवन में संचार। आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे व्यावहारिक जीवन में कैसे काम आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में संचार का प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है। शिक्षा के क्षेत्र को ही ले लीजिए। ज्ञान को सरल भाषा में छात्रों तक पहुंचाने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्पष्ट संचार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कार्यस्थल पर निर्देश देने, लक्ष्य तय करने और अपने दल को प्रेरित करने के लिए एक नेता इसका नियमित उपयोग करता है। पारिवारिक जीवन में देखें तो अपनों के मध्य अपेक्षाओं को व्यक्त करने और विवादों को शांति से सुलझाने के लिए प्रभावी भाषा ही सबसे बड़ा आधार बनती है। और सार्वजनिक जीवन में वहां नागरिकों को जागरूक करने और उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित करने में संचार का ही उपयोग होता है। विद्वान मैक्वायल बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सटीक और स्पष्ट भाषा ही वह दृढ़ सूत्र है जो इन सभी क्षेत्रों में सामाजिक सामंजस्य को मजबूती से बांधे रखता है। पांचवें भाग में हम संचार में आने वाली बाधाओं पर चर्चा करेंगे। आखिर एक अच्छा और सोच समझकर बनाया गया संदेश भी रास्ते में क्यों भटक जाता है? जरा इस विश्लेषणात्मक प्रश्न पर विचार कीजिए। संचार आखिर विफल क्यों होता है? एक पल रुक कर सोचिए। ये असफलता अचानक नहीं होती। इसके पीछे कुछ निश्चित अवरोध यानी रुकावटें होती हैं, जिन्हें पहचान कर ही हम अपने संवाद को प्रभावी और सार्थक बना सकते हैं। ये बाधाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली है भौतिक या फिजिकल बाधा, जैसे कि आसपास का बहुत अधिक शोर, आपसी भौतिक दूरी या खराब फोन नेटवर्क जो आवाज को बीच में ही काट देता है। दूसरी है शब्दार्थ संबंधी यानी सिमेंटिक बाधा। ये तब आती है जब भाषा अत्यधिक जटिल हो, तकनीकी शब्दों का बहुत प्रयोग हो या ऐसे शब्द बोले जाएं जिनके 2 अलग-अलग अर्थ निकलते हों। तीसरे स्तर पर आती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यदि श्रोता डर, क्रोध या तनाव से ग्रस्त है या उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो वह साधारण बात को भी नकारात्मक रूप से ग्रहण कर लेगा। और चौथी हैं सांस्कृतिक बाधाएं। अलग-अलग संस्कृतियों के मुहावरे, उनके उच्चारण और नियम संदेश का अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इन सभी बाधाओं को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय क्या है? यही कि श्रोता की प्रतिक्रिया नियमित रूप से ली जाए और अपनी भाषा को अत्यंत सरल रखा जाए। अब हम अपने अंतिम और छठे भाग पर पहुंच गए हैं, संचार का समग्र महत्व। यह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सामंजस्य दोनों ही दृष्टियों से अनिवार्य है। सटीक मौखिक संप्रेषण नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करने और लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने की मूल नींव है। ये नेतृत्व क्षमता को उभारता है और जटिल समस्याओं का समाधान निकालने में अत्यंत सहायक होता है। आपने ध्यान दिया होगा, एक कुशल संवादक हमेशा आत्मविश्वास से भरा होता है और वो समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूती प्रदान करता है। परंतु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा नैतिक उत्तरदायित्व। एक वक्ता का यह मूल नैतिक कर्तव्य है कि वह सत्य के साथ और सम्मानजनक ढंग से संवाद करें। श्रोता के ज्ञान प्राप्त करने और सही अर्थ समझने के अधिकार का हमेशा आदर होना चाहिए। संचार में छल, कपट या ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो दूसरे को भ्रम में डाले, इसकी मूल नैतिकता के पूर्ण रूप से विपरीत है।
विद्वान जोसेफ ए डिवीटो का यह प्रभावशाली विचार इस पूरी व्याख्या का सार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार संचार क्षमता का अर्थ है ऐसे संदेश चुनना जो किसी विशेष स्थिति के अनुकूल भी हों और प्रभावी भी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संचार की सच्ची महारत केवल अपनी बात बोल देने में नहीं है, बल्कि अपने श्रोता को पहचानने और परिस्थिति के संदर्भ को पूरी गहराई से समझने में छिपी है। संचार की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से जुड़ने और इस विषय को ध्यानपूर्वक समझने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि यह एक्सप्लेनर आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें, अपने परिचितों के साथ इसे शेयर करें और ऐसी ही नियमित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जाने से पहले खुद से यह प्रश्न अवश्य पूछें, अगली बार जब आप किसी से संवाद करेंगे तो क्या आप केवल शब्द बोलेंगे या वास्तव में एक आपसी समझ का निर्माण करेंगे। निरंतर सीखते रहें और अपने संचार को सार्थक बनाएं।